दलदल है दल बदल। सियासत में दल बदल कोई नया शब्द नहीं है। दल बदल के कानून पर बहस भी नई नहीं है। कोई भी सियासी दल खुले मंच पर इसका समर्थन नहीं करता। तो सवाल यह है कि कोई भी सियासी दल दल बदल के इस दलदल को खत्म ही क्यों नहीं कर देता। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हर दल बदल अपने साथ आचार विचार, धोखा, गद्दारी, खरीद फरोख्त जैसे शब्द चर्चाओं में ले आता है। पिछले दिनों कांग्रेस में हुई उठापटक में दल बदल का जिन्न फिर से निकला था। शायद उसी घटनाक्रम और उसमें उठी टीस का नतीजा है कि स्पीकर सीपी जोशी का दर्द पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में छलक आया। किसी भी दल का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन राय रखी कि पार्टी छोड़ने वाले विधायक की सदस्यता खत्म हो, पार्टी व्हिप के उल्लंघन पर सदस्यता खत्म हो, 10वीं अनुसूची खत्म हो। आज करेंगे इसी पर बहस। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1, दल बदल कानून जिस मकसद के तहत बनाया गया था, आज की डेट में उस मकसद की पूर्ति कर पा रहा है या नहीं। यानी आज की डेट में प्रासंगिकता के कसौटी पर यह कानून पास हो रहा है या फेल हो रहा है। सवाल नंबर 2, स्पीकर सीपी जोशी ने जो कुछ भी कहा वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उनकी ये जो मांग है वो कितनी असरदार होगी, ये सवाल नंबर 2 है। और सवाल नंबर 3, अगर पार्टी व्हिप के नजरिए से बात कर ली जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पर कार्रवाई कर हम अंतर्दलीय लोकतंत्र पर प्रभाव डाल देते हैं। कहीं यह सुझाव पार्टी राज तो नहीं ले आएगा विधानसभा के अंदर। यह एक अहम सवाल है जिस पर आज बातचीत करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं राम नारायण मीणा जी, कांग्रेस के विधायक हैं, वासुदेव देवनानी जी, पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी विधायक हैं, और साथ ही सुरेश जैन जी, पूर्व संपादक राजस्थान विधानसभा के, और मनोहर पारीक जी, वरिष्ठ पत्रकार कोटा से। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। शुरुआत सुरेश जैन जी आपसे करना चाहता हूं। देखिए, दल बदल कानून आज से ज्यादा कभी प्रासंगिक हो नहीं सकता, और बात यह है कि जिस उद्देश्य के तहत बनाया गया था, आज की डेट में वो उन उद्देश्यों की पूर्ति कर पा रहा है या नहीं। आवाज नहीं आ रही है। सुरेश जैन जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? ये जी सुरेश जैन जी, मैं ये कह रहा हूं कि आज से ज्यादा कोई मुफीद समय नहीं हो सकता जब दल बदल कानून प्रासंगिक हो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के तहत बनाया गया था, उन उद्देश्यों की पूर्ति आज करने में सक्षम रह गया है क्या? ये दल बदल कानून उन उद्देश्यों की 100% पूर्ति तो नहीं कर रहा, लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस समय दल बदल का यह जोड़ था आयाराम गैराम का, उसकी तुलना में आज 75-80% ये काम कर रहा है। लेकिन प्रश्न यही पैदा हो रहा है कि दल बदल होता क्यों है। जब तक इस बीमारी की जड़ का पता नहीं लगाएं, उस पर डिस्कशन ना करें, तब तक कितने भी कठोर कानून बना ले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बलात्कारी को फांसी दे दो, बलात्कार रुकते नहीं हैं। उसी तरीके से कानून कितने भी कठोर से कठोर बना ले, दल बदल नहीं रोका जा सकता। और इसका कारण यह है कि पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। पर कोशिशें भी तो नहीं रुक सकती सुरेश जैन जी। कोशिशें करना तो नहीं रुकेंगी। मैं कह रहा हूं अगर 85 से 95 तक भी पहुंच जाएं तो बुरा क्या है। ऐसे में मेरा सवाल जो बन रहा है अब वो ये बन रहा है कि पहुंच सकता है। हाँ ना, 95 तक तो पहुंचाया ही जा सकता है कोशिश करें तो जो पेच अभी राजनीतिक दलों ने ढूंढ लिया उन पेचों को हटा दें। हाँ, मेरा कहना यह है कि जो विप है, यदि विप की परिसीमाएं सीमित कर दी जाएं, सरकार गिरने पर बजट के जो प्रस्ताव है उन पर वोट न देने पर, और अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव, सिर्फ 4 ही मुद्दों पर विप लागू होना चाहिए। उसके अलावा किसी भी बात पर विप लागू न हो। यदि माननीय सदस्यों को अपनी बात सदन में कहने की खुली छूट मिले, किसी भी बिल का जिसपे सरकार गिरने का खतरा नहीं है, विरोध करने की पावर हो, नीतियों का विरोध करने की पावर हो, जिन मंत्रियों का कामकाज अच्छा नहीं है उनकी आलोचना करने की पावर हो, तो शायद ये दल बदल काफी हद तक रुक सकता है। दल बदल के 2 कारण प्राइमा फेसी नजर आते हैं। एक, उनके अंदर जो एक क्रोध, गुस्सा, भड़ास अपनी सरकार, अपने मंत्री, मुख्यमंत्री के प्रति भरा हुआ है, वो कहीं प्रकट करने की स्थिति में नहीं है। दूसरा कारण यह है कि जो लालच तो मानव स्वभाव है, उसे तो हम कभी खत्म नहीं कर सकते। वो 5% में आएगा, लेकिन 95% यदि सदस्यों को
अपनी बात खुले रूप में रखने की अनुमति दी जाए, जैसा ब्रिटेन में है, अमेरिका में है। खुद पार्टी के सदस्य अपनी सरकार के बिल का विरोध करते हैं, लगातार करते पार्टी हैं, में बने रहते हैं, उनके खिलाफ वोट भी करते हैं। बहुत बड़ा एग्जांपल है, बने रहते हैं। यहाँ भी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे कई देश हैं ऐसे। सुरेश जी आगे आपके पास आऊंगा। वासुदेव देवनानी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। पिछले 2 सालों में वेंकैया नायडू जी, उपराष्ट्रपति जी 2 बार ये कह चुके हैं कि दल बदल को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए, क्योंकि संविधान की 10वीं अनुसूची में अस्पष्ट है। और इसके अलावा वो ये भी मांग कर चुके हैं कि अपनी पार्टी छोड़ने वालों को सदन की सदस्यता भी त्याग देनी चाहिए। यानी मैं पूछना यह चाहता हूं कि एक तरफ सीपी जोशी, एक तरफ वेंकैया नायडू लगभग एक ही बात करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी क्या सोचती है इसमें? मेरा कहना यह है कि अभी जैसे इन्होंने कहा सुरेश जी ने कि पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र चाहिए, और आंतरिक लोकतंत्र में जब चुनाव आयोग पार्टियों को मान्यता देता है, उस पार्टी के संविधान के अनुसार पार्टी के अंदर समय पर चुनाव हो, इसको भी चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना पड़ेगा। नहीं तो पार्टी का जो मान्यता है वह रद्द करने का भी उसको अधिकार रहता है, उसका आज तक पालन नहीं हुआ। कई ऐसी पार्टियां हैं जिसमें आज तक चुनाव ही नहीं हुआ, क्या बड़ी पार्टी कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी हो। लेकिन वास्तव में ये डिबेट दल बदल और उसके आसपास रखी है। मैं ये आंतरिक लोकतंत्र वाले मुद्दे पर कल डिबेट लाने वाला हूं, इसलिए अगर प्लीज आप मेरे साथ दें और दल बदल पर बात करें। तो दल बदल में यह कि उसमें अध्यक्ष की, जैसे सीपी जोशी जी का है या वेंकैया नायडू जी का है, उसमें अध्यक्ष पे जैसे विप की पालना का है। अब यहाँ तो कई बार ये होता है कि पार्टी की मीटिंग में कोई नहीं जाए तो ही उसे विप का उल्लंघन करके उसको नोटिस चले जाते हैं। तो ये जो पिछले दिनों अध्यक्षों की जो भूमिका आई है, इस पे भी कहीं न कहीं गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि क्या विप जो है केवल विधानसभा के अंदर या संसद के अंदर ही विप लागू होगा या पार्टी के मीटिंगों के अंदर भी लागू होगा। इस मामले में कई बार चर्चा चली, जो इस बार जैसे घटना हुई कि रात्रि को 9 बजे अध्यक्ष के पास एक पार्टी का सचेतक जाते हैं और वहां पे उसको देते हैं और 12 बजे उनको नोटिस इश्यू होते हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की बातें यदि लोकतंत्र में विप के बारे में होती हैं तो विप के बारे में भी स्पष्ट करना पड़ेगा। बाकी दल बदल का कानून तो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद उसके अंदर कई प्रयोग हुए। पहले तो पूरा मुझे हरियाणा का ध्यान है, पूरा विधायक दल एक बार कांग्रेस से बीजेपी में आ गया, बीजेपी से कांग्रेस में चला गया। तो दल बदल कानून के कारण निश्चित 80% 85% उसको रोक लगी है। लेकिन उसके अंदर विप के भी स्पष्ट करना पड़ेगा विप किस पे लागू होगा और विप के बाद नहीं। लेकिन क्या कोई पार्टी तमाम लाभों से ऊपर उठकर ये कर सकती है कि दल बदल को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया जाए? क्या कोई पार्टी अपने निजी हितों से ऊपर उठ पाएगी इसको लेकर? नहीं, दल बदल में तब संभावना आती है कि जब ये पार्टी थोड़ी सी अल्पमत में पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलता। जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो क्या 2 दल मिलकर के बनाए, 3 दल मिलकर बनाए, या तो पार्टी जैसे राजस्थान का उदाहरण लो, बीएसपी का कोर्ट में चला गया कि पार्टी ने कभी अनुमति नहीं दी लेकिन विधायक दल वहां पे आकर के दूसरी पार्टी के अंदर मर्ज हो गया। तो इस बार के कुछ स्पष्ट था, कहीं ना कहीं न्यायपालिका के द्वारा करना होगा कि आखिर विप एक शब्द होगा और दूसरे जो है दूसरे दल के साथ मिलकर के बनाना। तो क्या कोई साझा कार्यक्रम बनेगा या पूरी पार्टी लालच में आकर के कहीं मर्ज हो जाएगी? ये ऐसे कुछ गंभीर प्रश्न है जिस पे भी कहीं ना कहीं चर्चा की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। पार्टी के अंदर चुनाव। ठीक है वासुदेव जी, आगे आता हूं मैं आपके पास। राम नारायण जी, देखिए दल बदल पर जो राय रखी है डॉक्टर सीपी जोशी ने, वो सुनने में बहुत मधुर, बहुत अच्छी, कानों को मिठास दे रही है। लेकिन अगर जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं तो उस तरह से तो आपकी सरकार का अस्तित्व मजबूत नहीं हो पाता। तो कांग्रेस एज सच क्या सोच रही है? क्योंकि हर बार बसपा आपके साथ आ जाए, ये भी उसी का एक रूप है। देखिए, देश का सवाल है, प्रश्न एक राज्य का नहीं है। और ये हम आभारी हैं स्वर्गीय राजीव जी के, जिन्होंने इस थीम के आधार पे बात करी, उसमें अटल जी ने सहयोग किया, कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या हम हमेशा मिड टर्म पोल चाहते हैं, जनरल इलेक्शन चाहते हैं, या देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली को मजबूती देना चाहते हैं? ये इसलिए वेंकैया नायडू जी ने जो कुछ कहा, पहले हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। वो इसलिए देना पड़ेगा कि इसको परिभाषित ठीक ढंग से करना पड़ेगा। अभी राजस्थान में हुआ
एक पार्टी विशेष के, एक नेता विशेष के, किसी तरह से पैसे के इन्वॉल्वमेंट के आधार पर जो खेल होने जा रहा था या वैसे स्वतः ही लोग कर रहे थे, उसके आधार पे जो खामियां नजर आए, कोर्ट में गए, स्पीकर को नोटिस दिया, स्पीकर बढ़ा, कोर्ट बढ़ा, आज हमारे लोकसभा के स्पीकर नहीं, मैं समझना ये चाह रहा हूं कि आप दल बदल का फायदा उठाने वाले लोग हैं या उसकी आंच से झुलसने वाले लोग हैं? आप तो दोनों की श्रेणी में आते हैं ना, जैसे बीजेपी आ जाती है आपके आरोपों के हिसाब से। नहीं, दल बदल तो देखिए जिस प्रकार से हम तो इसके, क्योंकि राजीव जी ने जो इसको किया था, ड्राफ्ट करवाया था, बहुत अच्छा है, हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन इसको वो करना चाहिए। इसको जो जिस तरह से इसको अपरिचित हो रहा है ये, क्योंकि जो खामियां नजर आई है, कोर्ट के डिसीजन नजर आई है, हमें इसको मजबूती देना चाहिए या सीमा बांध देना चाहिए, लिमिटेड, जैसे अभी जैन साहब ने कहा। मैं जैन साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। उस आधार पे हमें इसको संशोधित करना चाहिए, अमेंडेड करना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का महत्वपूर्ण अंग, ताकि कोर्ट्स भी और मैं समझ सकता हूं। देखिए, मैंने शुरुआत में इसीलिए कहा था कि खुले मंच पर तो कोई इस बात का विरोध नहीं करेगा। अब अंदर खाने क्या होता है वही सियासत होती है। मैं मनोहर पारीक जी आपके पास आ रहा हूं। मनोहर जी, मेरा सवाल देखिए बहुत सिंपल है, जैसा कि सुरेश जैन जी भी इशारा कर रहे थे। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र बहुत परिपक्व है और वहां दल बदल विरोधी कानून जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। लेकिन वहां पे अपने दलों से विपरीत मत रखने वाले लोगों को भी पार्टी में उतना ही सम्मान, उतनी जगह मिलती है। तो फिर हमारे यहां डिफरेंट क्या है? मानव स्वभाव? अपने यहाँ जो विधायक है, सांसद है, उनको अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलता। इसके कारण दल बदल को बल मिलता है। यदि सरकार अपने यहाँ इस परिवर्तन करे, दल बदल कानून में संशोधन करे, विप के साथ साथ उनको किन किन विषयों पर विधायक सांसद अपनी बात अपनी पार्टी के खिलाफ हो या सरकार के खिलाफ हो बोलने का अधिकार होना चाहिए। उन अधिकारों का हनन और आंतरिक दलों में प्रजातांत्रिक तरीके का हनन जो हो रहा है, उसके कारण दल बदल जो कानून है उसको बल मिल रहा है। दल बदल कानून को रोकने के लिए सरकार को और राजनीतिक दलों को दोनों को सोचना चाहिए और अपने विचार और अपनी बात रखने के लिए विधायक सांसद को स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी, दल बदल कानून कोई कारगर रूप से काम नहीं कर पाएगा। हाँ, तो आप जिस तरफ बात कर रहे हैं वो अंतर्दलीय लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। तो मनोहर जी, मुझे एक बात बताइए, जब हमारी डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। इसका मतलब यह है कि जनता ही एक तरह से सत्ताधारी है। कोई राजनीतिक दल अगर ये सोचे बैठा है कि वो राज कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, जनता ही सत्ताधारी है। अब ऐसे में अगर ये विप वाली बात को या दल बदल वाली बात को हम देखते हैं, तो क्या ये पार्टी राज नहीं हो जाएगा? देखिए, आपका कथन बिल्कुल सत्य है। जनता के राज की बात करते हैं, जनता के लिए बात करते हैं, जनता द्वारा शासन की बात करते हैं, लेकिन अंतोगत्वा शासन करने वाले लोग अपनी बात मनवाने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए ये कानून की खामियां निकाल करके उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। मैं आपको जारी रखें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसी तरह का प्रकरण मैंने 28 फरवरी 1994 को सांसद खरीद प्रकोष्ठ झारखंड का उठाया था और माननीय अजीत बड़े की अदालत में प्रमाणित भी किया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव को सश्रम कारावास हुआ और कोर्ट ने तकनीकी आधार पर उनको बरी कर दिया। तो सवाल यह है कि न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष और दल एक कानून ऐसा होना चाहिए जिससे दल बदल करना कठिन हो जाए और लोगों को अभिव्यक्ति की बात, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अवसर प्रदान हो। ठीक है। जब तक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान नहीं होगा, दल बदल कानून को हम सही ढंग से प्रभावी रूप से लागू नहीं कर सकते। ठीक है। सुरेश जैन जी, देखिए, अवसरवादी राजनीति ये शब्द सुनने में बेकार लगता है, लेकिन उसके कई एग्जांपल्स हम देख चुके हैं। ये जो अवसरवादी राजनीति पर रोक लगाना है, ये जो अनियमित चुनाव के कारण जो व्यय है उसे नियंत्रित करना है, इसमें काफी हद तक मदद मिल जाती है इस कानून के तहत। लेकिन बात उससे बहुत आगे की है, जो डॉक्टर सीपी जोशी कह रहे हैं या जिसकी जरूरत वेंकैया नायडू जी महसूस कर रहे हैं।
सुरेश जैन जी, आपकी आखिरी की आवाज पूरी तरह साफ समझ में नहीं आई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपकी बात लास्ट आवाज समझ में नहीं उससे आई, क्या आगे कुछ जाती है जो डॉक्टर सीपी जोशी कह रहे हैं या वेंकैया नायडू जी कह रहे हैं। हाँ, जो सीपी जोशी जी कह रहे हैं, ये तो अगर उसको कानून में परिवर्तित कर दिया जाए तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि पार्टी राज हो जाएगा। हाँ। आज स्थिति है कि मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार भी विधायकों को नहीं है। क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था होती कि जो भी मुख्यमंत्री के लिए खड़ा होना चाहे विधायक दल की बैठक में अपना नाम प्रस्ताव करे और विधायक उस पर मतदान करके और उसको चुने। एक ही लाइन का प्रस्ताव पास होता है कि हम हमारे केंद्रीय आकाओं को, हाईकमान को ये पावर देते हैं कि वो किसी को मुख्यमंत्री बना दे, और उसका परिणाम ये होता है कि जो दूसरे गुट होते हैं उनमें नाराजगी पैदा होती है, एक भ्रम उनमें रहता है कि हमारा बहुमत था, हमारे बदले में दूसरे को बना दिया। हमने राजस्थान में देखा था गहलोत साहब और पायलट के बीच में उस समय क्या हुआ, उसी का नतीजा भी पिछले दिनों हमने देखा। और फिर दल बदल कानून का किस तरह उपयोग या दुरुपयोग हुआ वो भी हमने देखा। तो मेरा कहना यह है कि कठोर कानून जितना बनाया जाएगा इस तरह की घटनाएं उतनी बढ़ेंगी। इसको कानून को जितना सरल करेंगे, सीधा करेंगे, 2 लाइन का बनाएंगे कि जो सदस्य सरकार गिराने के किसी भी कृत्य के समय विप का उल्लंघन करेगा उसकी सदस्यता जाएगी। इसके अलावा सदस्य तो मतलब विप को कंडीशनल कर दिया जाए, कंडीशंस डिफाइन कर दी जाए कि ये 2 या 3 ही कंडीशन है जिसमें आप विप का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय, और किसी चीज पर विप इस्तेमाल नहीं होगा। बहुत सिंपल सा थॉट है लेकिन बहुत इफेक्टिव थॉट सुनाई में तो नजर आ रहा है। वासुदेव देवनानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक समय था वासुदेव जी, आप भी जानते हैं, जिस समय घनश्याम तिवारी जी आपके अपने हुआ करते थे, हालांकि वो आज भी व्यवहारिक स्तर पर तो आपके अपने ही हैं, लेकिन उनके विचार अलग होते थे। अब पार्टी विप ऐसी पर्सनैलिटीज को बांध देता है। तो ये जो अंतर्दलीय लोकतंत्र वो कितना लंबा खींचना चाहते हैं, हम उसको इलास्टिक क्यों रखना चाहते हैं, हम उसको सीमित क्यों, सॉलिड क्यों नहीं कर सकते? मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र रहना चाहिए। हर पार्टी का चुना हुआ विधायक जो जनप्रतिनिधि है, चाहे सांसद है, उसको पार्टी के फोरम पे अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन जब आपकी विधानसभा चलती है उसके अंदर यदि विप जारी होता है तो देखिए, विप जैसा मैंने पहले भी कहा कि विप जो है पार्टी की मीटिंगों पे लागू नहीं होना चाहिए, जिस प्रकार का इस बार राजस्थान में लागू करने का प्रयत्न हुआ। पार्टी का विप केवल विधानसभा के फोरम या संसद के फोरम पे ही लागू किया जाना चाहिए, और फोरम पे भी जब जैसा कि सरकार के विश्वास मत की बात हो तो उस पे तो लागू हो, लेकिन बाकी किसी लेकिन जो टकराव की स्थितियां बन जाती हैं वासुदेव जी, अब जैसे मान लीजिए जो बाहर से देखते हैं तो लगता है कि राज्यपाल और सरकार के बीच में टकराव है, या फिर देखते हैं तो लगता है राजभवन या न्यायालय के बीच में टकराव है, या समझ में आता है कि नहीं केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच में टकराव की स्थितियां बन रही हैं। ये जो बन जाती हैं, इसके लिए सारी स्थिति संविधान में स्पष्ट है। यदि संविधान के प्रति हमारा कमिटमेंट है तो पिछले दिनों जो बातें उठी हैं, मैं समझता हूँ ये दोनों में समन्वय बैठाना पड़ेगा कि न्यायपालिका जो काम करे, न्यायपालिका कोई रोल नहीं होना चाहिए, ये भी उचित नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका आखिर कानून की व्याख्या भी करेगी। दल बदल के मामले में यदि अध्यक्ष की व्यवस्था में यदि कोई कमी पेशी रही है तो उसको भी क्या न्यायपालिका देखेगी। लेकिन ये भी नहीं कि न्यायपालिका ये काम कब पूरा होगा इसके बारे में बताएं, यहां तक भी न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है न्यायपालिका का रोल और अध्यक्ष के रोल पे एक बार पुनः चर्चा करके कहीं ना कहीं उसके अंदर व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि हर व्यक्ति अपने मर्यादा में रह करके और लोकतंत्र का जो अपना संविधान है उसके जो डिफाइन है। ठीक है। तो रामनारायण मीणा जी, देखिए, और कड़े कानून कर दें या सिंप्लीफाई करके उसके इफेक्ट को हम बढ़ा दें, लेकिन इससे फायदा दोनों दलों का रुकेगा और नुकसान दोनों दलों को हो सकता है। दुनिया भर के एग्जाम्पल्स जो आरोपों के तहत जैसे गोवा का या मिजोरम का कांग्रेस लगाती है या बीजेपी राजस्थान को लेकर लगा रही है, इस नफा नुकसान से उठने की हिम्मत कितने लोग जुटा पाते हैं? रामनारायण जी, बहुत एथिकल सवाल है। स्वपन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हिम्मत जुटाना पड़ेगा हमारे को प्रजातंत्र को बचाने के लिए और एनवायरमेंट को बिल्कुल साफ दोस्त रखने के लिए। उसके लिए सबसे पहले हमें वो कुछ करना पड़ेगा जिससे कोर्ट का जो इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गया वापिस, जो पहले नहीं था, वो वापस खत्म हो जाए। और
सभी पार्टीज को बैठ करके ये स्पीच के अलावा भी बैठ करके निर्णय करना पड़ेगा कि देश के प्रजातंत्र के लिए क्या क्या जरूरी है। और उस समय सीपी जोशी जी और वेंकैया नायडू जी के कहने पर केंद्र सरकार कदम बढ़ाती है तो कांग्रेस साथ देगी या फिर वॉकआउट कर जाएगी? बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल किसी और बात का बहाना बनाते हुए वॉकआउट तो आप कर ही जाते हैं मौके पर, इसलिए पूछ रहा हूँ। कतई नहीं। बिल्कुल कांग्रेस तो राजीव जी के विचारों से पूरी तरह से सहमत है। राजीव जी के विचारों के आधार पर ये दल बदल कानून बना है। हम राजीव जी के विचारों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। ठीक है मनोहर पारीक जी, दिक्कत क्या है कि कई कानून, यहां तक कि देखिए अब संविधान भी जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो अगर मैं 12वीं के बच्चों को या ग्रेजुएशन स्टार्ट करे बच्चों को बोलूं तो एक बार की वो पकड़ में नहीं आता है। हम भी आज कई चीजों में कंफ्यूज होते हैं और इसीलिए विशेषज्ञ को टीवी डिबेट्स में बिठाते हैं। तो मनोहर जी, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि कानून को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो हो सकता है कि वो इफेक्टिव हो जाए। कानून का सरलीकरण होने से अवश्य लाभ मिलेगा, क्योंकि जितना जटिल कानून होगा उतना ही दल बदल के या किसी भी सब्जेक्ट में जटिल कानून जनता को राहत नहीं दे सकता। और सच्चा जनतंत्र लाना है तो हमें कानून की सरलता को बनाना चाहिए, और जब तक कानून सरल नहीं तब तक न्याय भी सरल नहीं हो सकता, विधि सम्मत भी नहीं हो सकता। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि अपने हित के लिए ऐसी व्यवस्था को लागू करते हैं। दोनों ही दल, चाहे वेंकट नायडू हो चाहे सीपी जोशी साहब हो, उनकी बातें बहुत अच्छी है, स्वागत है। इसकी सोच शुरू हो जाती है। ये बहुत आम भाषा में कहा जाता है और खासकर नॉवेल्स में पढ़ा भी जाता है, लेकिन दल बदल कानून के लिए इन चीजों से ऊपर उठना बहुत जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय रखने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।